आईपीएस मैडम ट्रक ड्राइवर बनकर पहुंची दरोगा। हर दिन 1 लाख की अवैध वसूली कर रहा था। फिर जो हुआ दोस्तों, दरअसल रात के 10 बज चुके थे। शहर की चहल पहल अब थम चुकी थी, पर हाईवे पर ट्रकों की आवाजाही अब भी चालू थी। अंधेरा घना था, लेकिन चौकी नंबर 9 की रोशनी और वहां खड़े दरोगा मुकेश यादव की आंखें पूरी रात जागने के लिए तैयार थी। दरोगा मुकेश यादव एक ऐसा नाम जिसे इलाके के ट्रक ड्राइवर तक सुनते ही डर जाते थे। उसका रेट फिक्स था, एक ट्रक 1 लाख, चाहे सामान हो, अवैध माल हो या फिर कोई और चीज। उसकी नजर में इंसान की कीमत भी ट्रक के टायरों से कम थी। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी, क्योंकि आज उसी चौकी के रास्ते से एक ऐसा ट्रक गुजरने वाला था जिसमें बैठी थी आईपीएस कोमल सिंह। सादे कपड़ों में ट्रक ड्राइवर बनकर आईपीएस कोमल सिंह 1 महीने से इस केस पर काम कर रही थी। उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि ट्रकों में ना सिर्फ नशीले पदार्थ बल्कि लड़कियों की तस्करी भी की जा रही है, मगर सबूत के अभाव में कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही थी। जब तक खुद ना जाओ तब तक गंदगी की गहराई का अंदाजा नहीं होता। कोमल ने अपनी ऑफिस टेबल पर बैठते हुए कहा था। उसने साधारण कुर्ता पायजामा पहना, बालों को दुपट्टे से ढका और ट्रक ड्राइवर विजय के साथ निकल पड़ी उस रास्ते पर जो हर रात एक नई काली दास्तान लिखता था। ट्रक नंबर RJ 14 जी छा धीमे धीमे चौकी के पास पहुंचा। विजय ने कोमल की ओर देखा, जो ड्राइविंग सीट पर बैठी थी। उसकी आंखों में घबराहट नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांति और अटूट संकल्प था। पूछेगा नाम तो क्या बताना है? विजय ने धीमे स्वर में पूछा। बोल देना कोमल। नहीं पुष्पा, कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा। नाम याद रख लेना, वरना कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। चौकी पर दरोगा मुकेश यादव खड़ा था। उसने ट्रक को रुकने का इशारा किया। कोमल ने ब्रेक दबाया। कहाँ जा रहे हो? वक्त। दरोगा ने आंखें रात के इस वक्त सिकुड़ते हुए पूछा। साहब, माल लेकर जयपुर जा रहे हैं, कोमल ने जानबूझकर गला खनखारते हुए ड्राइवरी अंदाज में बोला। माल देखा है? दरोगा ने अपनी राइफल लिए सिपाही की ओर इशारा किया। वो ट्रक की ओर बढ़ा, लेकिन कोमल ने चालाकी से ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतर आई। साहब, जल्दी पहुंचना है, ये लीजिए। उसने एक लिफाफा आगे बढ़ाया। दरोगा ने लिफाफा खोला। गिनती नहीं की, उसके चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान थी। जाओ और अगली बार 5 मिनट पहले रुकना, वरना दिक्कत हो सकती है। ट्रक आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर कोमल ने ट्रक रोका। उसकी सांसें गहरी थी, लेकिन आंखों में जीत की एक चमक थी। पहला स्टेप पार हो गया। अब अगली रात कुछ बड़ा करेंगे? विजय ने चौंक कर पूछा। अगली रात आप फिर चलेंगी? कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा। जब तक उसके जैसे दरोगा की वर्दी उतरवा कर जेल में ना डाल दूं। कोमल सिंह चैन से नहीं बैठेगी। रात आगे बढ़ गई, लेकिन आईपीएस कोमल के इरादे अब और भी पक्के हो गए थे। इस सिस्टम की गंदगी को साफ करने के लिए अब वो खुद कीचड़ में उतर चुकी थी और अगली रात सच सामने लाने की शुरुआत होने वाली थी। सुबह का सूरज चढ़ चुका था, लेकिन आईपीएस कोमल सिंह की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। रात की घटनाएं उसके जहन में चक्कर काट रही थी। दरोगा मुकेश यादव की बेशर्मी, उसका आत्मविश्वास और उसका सिस्टम से बड़ा मेहू वाला रवैया कोमल को भीतर तक झकझोर गया था। वह जानती थी कि इस पूरे रैकेट के तार कहीं ज्यादा गहरे और ऊपर तक जुड़े हैं। सिर्फ दरोगा मुकेश नहीं, कोई ना कोई और भी है जो इस खेल का मास्टरमाइंड है। कोमल को यह लड़ाई अब अकेले नहीं, लेकिन बहुत सोच समझकर लड़नी थी। सर, मुझे एक खास ऑपरेशन के लिए छूट चाहिए। कोमल ने जिले के डीआईजी को फोन पर रिपोर्ट दी। कोमल, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड भरोसेमंद है, मगर इस बार जो तुम करने जा रही हो वो खतरनाक है। सर, खतरनाक होना इस केस का हिस्सा है। अगर हम अंदर से सिस्टम साफ नहीं करेंगे तो बाहर बदलाव की उम्मीद बेकार है। कुछ देर की चुप्पी के बाद डीआईजी ने हामी भर दी। ठीक है कोमल, तुम ऑपरेशन
कोर्ट जाल शुरू करो, जरूरत पड़ने पर पूरी फोर्स तुम्हारे पीछे होगी। कोमल साधारण कुर्ता पहनकर फिर से विजय के घर पहुंची। वहां पहले से ही एक और ट्रक ड्राइवर, नाम था सलीम, कोमल का इंतजार कर रहा था। सलीम ने हाल ही में अपनी बहन को खोया था, जो अचानक गायब हो गई थी। शक था कि वही तस्करी रैकेट में फंस गई। मैडम, अगर आपकी योजना में मेरी बहन के लिए कोई उम्मीद है तो मैं जान भी दांव पर लगा दूंगा, सलीम बोला। कोमल ने उसका कंधा थामते हुए कहा, अब हम सब साथ हैं। इस बार न सिर्फ दरोगा बल्कि उसके पीछे बैठे सभी गुनहगार जेल में होंगे। कोमल ने इस बार सलीम के ट्रक में 2 हिडन कैमरे और एक वायरलेस माइक्रोफोन लगवाया। सलीम को समझा दिया गया कि कैसे बात करनी है, कैसे पैसा देना है और कैसे अगर कोई लड़की दिखे तो उसे बचाने की कोशिश करनी है। कोमल एक जीप में थोड़ी दूर से निगरानी कर रही थी। ट्रक चौकी नंबर 9 की ओर बढ़ा। वहीं दरोगा मुकेश यादव खड़ा था, सिगरेट का कश लेते हुए। जैसे ही ट्रक रुकने वाला था, मुकेश ने सलीम को पहचाना। अबे तू फिर आया, पिछली बार तो ज्यादा माल नहीं दिया था। मुकेश ने हंसते हुए कहा, साहब इस बार बहुत कीमती सामान है, खुद देख लो। दरोगा ट्रक के पास गया, पीछे के हिस्से को खोलकर देखा। एक 17-18 साल की सहमी हुई लड़की एक बोरी में छिपाई गई थी। उसकी आंखें डरी हुई थी। वाह, इस बार तो इनाम भी मिलेगा। ऊपर से मुकेश ने ठहाका लगाया, ले चलो, लेकिन ध्यान रहे यह लड़की बॉर्डर तक जानी चाहिए, उसका दाम दुगना मिलेगा। कोमल सब देख रही थी लाइव कैमरे में, अपने हाथ कांपते महसूस कर रही थी, लेकिन अभी वक्त नहीं था सामने आने का। कोमल ने सारी रिकॉर्डिंग और सबूत लेकर डीआईजी के सामने पेशी दी। डीआईजी का चेहरा सख्त हो गया। कोमल, यह केस अब सिर्फ दरोगा तक सीमित नहीं है, तुम क्या सोच रही हो आगे? सर, मुझे 1 हफ्ता दीजिए, मैं इस पूरे नेटवर्क की जड़ें निकाल लूंगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास और फ्री हैंड चाहिए। डीआईजी ने सिर हिलाया। और यूएस ऑफिसर सिंह, आईपीएस। कोमल ने ऑपरेशन जाल का पहला बड़ा मोड़ पार कर लिया था। अब शिकार फंस चुका था, लेकिन असली शिकारी कौन है, यह अब भी सामने आना बाकी था। अगले कुछ दिन कोमल के करियर और जिंदगी के सबसे कठिन दिन होने वाले थे। कोमल के कदम अब ज्यादा सधे हुए थे। ऑपरेशन जाल में अब तक की सफलता ने उसे हौसला तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी साफ हो गया था कि मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। दरोगा मुकेश सिर्फ मोहरा था, असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे था। और उस खिलाड़ी को बेनकाब करने के लिए कोमल को अब सिस्टम के भीतर से किसी ऐसे की जरूरत थी जो उस दुनिया का हिस्सा रहा हो। एक अंदर का भेदी। कोमल साधारण वेश में थी, एक हल्का फटा कुर्ता, आंखों में थकान और पांवों में चप्पलें। वह चुपचाप चाय की दुकान के कोने में बैठी थी। चौधरी आएगा ना? उसने अपने साथ बैठे विजय से पूछा। आएगा मैडम, पैसे का भूखा है, लेकिन एक बात याद रखना, वह जितना डरपोक है उतना ही चालाक भी। चाय की दुकान के पास एक पुराना सफेद स्कूटर आकर रुका। उस पर था कांस्टेबल रामचंद्र चौधरी, जो 1 साल पहले रिश्वत के आरोप में सस्पेंड किया गया था। अब वो पुलिस लाइन में फाइलें उठाने का काम करता था। चौधरी इधर उधर देखते हुए दुकान के पास आया और विजय को देखकर ठिठका। फिर उसकी नजर कोमल पर पड़ी। कोमल ने एक नजर में उसे पहचान लिया और एक शब्द कहा, चल। चौधरी समझ गया कि बात गंभीर है। वो वहीं बैठ गया। क्या चाहिए आप लोगों को? उसकी आवाज में डर और झुंझलाहट दोनों थे। सिर्फ सच, कोमल बोली। हमें दरोगा शमु के शिकार की पूरी कुंडली जाननी है। कौन है जो लड़कियों की तस्करी करवाता है, कहां से आती है, कहां जाती हैं, और कौन है ऊपर से बचाव करता है? चौधरी चुप रहा। विजय ने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली, एक लड़की की जो गायब हो गई थी। यह मेरी बहन है, विजय बोला। अगर तूने कुछ भी छिपाया तो तुझे ना सिस्टम छोड़ेगा ना हम। चौधरी का चेहरा उतर गया। वह कांपती आवाज में बोला, माल गांवों
से लाया जाता है। दरोगा मुकेश के आदमी लड़कियों को लालच देकर या किडनैप करके लाते हैं। उन्हें पहले 2 दिन पास के फार्म हाउस में रखा जाता है, वहां से ट्रक के जरिए बॉर्डर पार भेजा जाता है। कोमल ने पूछा, और पुलिस की नजर में यह कैसे छिपा रहता है? चौधरी ने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, एक नाम है डीएसपी गोविंद मिश्रा, वही पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। मुकेश तो उसका प्यादा है। गोविंद मिश्रा हर हफ्ते हिस्सा बंटवाता है, नीचे से लेकर ऊपर तक। कोमल ने पूरी बात एक वॉइस रिकॉर्डिंग में कैद कर ली थी। अब उसके पास चौधरी का बयान, ट्रक की वीडियो रिकॉर्डिंग और गायब लड़कियों की रिपोर्ट सब कुछ था। लेकिन मामला अब ज्यादा संवेदनशील हो गया था। डीएसपी मिश्रा जैसे अधिकारी पर हाथ डालने से पहले उसे एक ठोस जाल बिछाना था। हमें फार्म हाउस पर रेड डालनी होगी, कोमल बोली। वहां ना सिर्फ सबूत मिलेंगे बल्कि शायद कुछ लड़कियां भी। डीआईजी ने उसे देखा। इस बार अगर तुम चूकी तो मिश्रा भाग जाएगा और पूरा ऑपरेशन फेल हो जाएगा। कोमल के चेहरे पर दृढ़ता थी। मैं नहीं चूकूंगी सर। अब मैं सिर्फ आईपीएस नहीं, एक बहन, एक औरत और इस सिस्टम की सच्ची सिपाही हूं। ने अपनी एक भरोसेमंद टीम चुनी, सबको सादा वेश में भेजा गया, कोई पुलिस की वर्दी में नहीं था। रेड के लिए समय तय हुआ। सुबह वह वक्त जब पूरा फार्म हाउस नींद में होता है और सुरक्षा सबसे कम ने आखिरी बार अपनी जेब में रखा डीएसपी मिश्रा की फोटो देखी। अब बारी तेरी है, उसने मन में कहा। सुबह के बजे थे, घना अंधेरा और गांव के बाहर वह सुनसान रास्ता जो एक पुराने फार्म हाउस की ओर जाता था। हवा में ठंडक थी, लेकिन के मन में सिर्फ आग थी। सिस्टम की सड़ांत को उखाड़ फेंकने की उसके साथ एक चुनी हुई टीम थी। हर कोई अपने किरदार में पूरी तरह ढला हुआ। कोई किसान बना था, कोई दूध वाला, और खुद एक मजदूर औरत की वेशभूषा में थी। सिर पर गमछा बांधे, चेहरे पर कोई डर नहीं, सिर्फ इरादा। फार्म हाउस ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ था। बाहर से देखने पर ऐसा लगता जैसे कोई साधारण जगह हो, लेकिन अंदर एक पूरा अपराध का साम्राज्य पल रहा था। सीसीटीवी कैमरों की नजरें हर कोने पर थी, लेकिन की टीम ने पिछला रास्ता चुना। एक टूटी हुई दीवार जहां से रोज सुबह दूध और सब्जियां भीतर जाती थी, वहीं आज उनका रास्ता बना। सब तैयार ने कान में लगे माइक्रोफोन से पूछा, हाँ मैडम, 2 मिनट में हम अंदर हैं। विजय की आवाज आई। ने एक गहरी सांस ली और कंधे पर टंगी रस्सी को कसकर पकड़ा। दीवार फते ही सामने एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। झोपड़ी के अंदर से हल्की सिसकियों की आवाज आ रही थी। ने इशारा किया और दरवाजा खोला। अंदर 3 लड़कियां बैठी थी, डरी हुई, सहमी हुई। उनकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ खौफ था। ने धीमे से कहा, घबराओ मत, हम पुलिस वाले हैं, तुम्हें आजाद कराने आए हैं। लड़कियों की आंखों में एकाएक उम्मीद की किरण जागी। मैडम, हमें बचा लीजिए, हमें यहाँ हर रोज नए नए लोग दिखते हैं, ट्रक में भरकर कहीं भेज देते हैं, एक लड़की ने कांपते हुए कहा। इसी बीच विजय का इशारा आया। मैडम, मुख्य हॉल में 6 आदमी हैं, हथियार भी हैं। ने संकेत दिया, एक्शन। ने मुख्य गेट पर तैनात दरबानों को चुपचाप पकड़वाया। भीतर अचानक घुसते हुए पुलिस टीम ने फुर्ती से हर कमरे की तलाशी शुरू कर दी। अंदर एक बड़ा हॉल था जहां कुछ मर्द शराब और जुए की महफिल में डूबे हुए थे। हाथ ऊपर करो, तुम सब गिरफ्तार हो, की तेज आवाज गूंजी। कुछ मर्दों ने भागने की कोशिश की, लेकिन ने पहले ही दोनों दरवाजों को बंद करवा दिया था। चंद मिनटों में सबको काबू में कर लिया गया। विजय ने एक संदूक खोलकर दिखाया। उसमें कई नकली आधार कार्ड, पासपोर्ट और विदेशी नंबरों की लिस्टें थीं। ये तो ट्रैफिकिंग का पूरा नेटवर्क है, ने बुदबुदाते हुए कहा। और तभी एक व्यक्ति को लाते हुए सिपाही बोले, मैडम, यह आदमी खुद को डीएसपी गोविंद मिश्रा का खास आदमी बता रहा है। कोमल ने उसे देखा। चेहरे पर घबराहट थी पर आंखों में अकड़। नाम धर्मवीर, मैं सिर्फ ड्राइवर हूँ, उसने कहा। झूठ बोलता है, पीछे से एक लड़की चीखी। यही हमें लाने ले जाने का काम करता है।
इसी ने मेरे भाई को धमकाया था। कोमल ने बिना देर किए सबकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। डीएसपी मिश्रा के खिलाफ केस अब और मजबूत हो चुका था। फार्म हाउस से न केवल लड़कियां मिली, बल्कि नेटवर्क की जड़ी, सबूत और नाम, सब कुछ। रेड की खबर तेजी से मीडिया में फैल चुकी थी। डीआईजी खुद से मिलने आए। बेहद शानदार काम, उन्होंने कहा। अब मिश्रा की गर्दन हमारे हाथ में है। कोमल के चेहरे पर थकावट थी, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक थी। सर, अब अगला कदम मिश्रा की गिरफ्तारी और उसके बाद? डीआईजी ने पूछा। कोमल थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, उस मंत्री का नंबर है जो इसे बचाता रहा है। पूरा जिला थरथरा गया था। फार्म हाउस रेड की खबर आग की तरह फैली और उसके साथ ही एक नाम, डीएसपी गोविंद मिश्रा। अब तक अपनी रुतबे से लोगों की जुबानों पर ताले जड़ देने वाला मिश्रा अब खुद जांच के घेरे में था। लेकिन गिरफ्तारी आसान नहीं थी। वो पुलिस महकमे का हिस्सा था और उसे बचाने के लिए कई रसूखदार लोग मैदान में उतर चुके थे। कोमल अपने ऑफिस में बैठी थी। मेज पर सजी फाइलों के ढेर में वही सबसे मोटी फाइल खुली थी, गोविंद मिश्रा केस। मैडम, सीबीआई की कोऑर्डिनेशन टीम लाइन पर है, विजय ने सूचना दी। वो चला दी। कनेक्ट करो, सीबीआई अफसर ने कहा। हमने आपके द्वारा जुटाए सबूतों को वेरीफाई कर लिया है। गोविंद मिश्रा का नाम मानव तस्करी नेटवर्क की रीड में दर्ज है। आप चाहे तो उसे अरेस्ट कर सकती हैं। कोमल ने मुस्कुराकर कहा, मैं इसी जवाब का इंतजार कर रही थी। पूरे इलाके में हलचल थी। मीडिया वालों को भनक लग चुकी थी, लेकिन ने सबको चकमा देने के लिए सिर्फ 3 गाड़ियों के काफिले में निकलने का निर्णय लिया। वह जानती थी, मिश्रा को गिरफ्तारी से पहले सचेत करना मतलब साक्ष्यों का सफाया। चौकी इंचार्ज, आप पीछे से अंदर जाइए, फ्रंट डोर मैं लूंगी, कोमल ने वायरलेस पर कहा। बंगले के गेट पर तैनात गार्ड जैसे ही कुछ बोलने लगा, कोमल ने अपना आई कार्ड दिखाया। आईपीएस कोमल सिंह, स्पेशल रेड वारंट है। गार्ड सक पका गया। पुलिस फुर्ती से अंदर घुसी। हॉल, बेडरूम, स्टडी, हर जगह तलाशी शुरू हो गई। मिश्रा ड्राइंग रूम में बैठा विस्की पी रहा था, जैसे उसे सब पता था। तो आखिर तुमने वही किया जिसका डर था, उसने गिलास रखते हुए कहा। और तुमने वही किया जिसका सबूत हमारे पास है, ने जवाब दिया। तुम एक औरत हो, आईपीएस बनकर क्या समझी खुद को देवी? नहीं, मैं वह आईना हूँ जिसमें तुम्हारा असली चेहरा दिखेगा। इशारा करते ही पुलिस वालों ने उसे हथकड़ी पहनाई। तुम्हें इसका अफसोस होगा, बहुत अफसोस। न्याय के रास्ते पर चलने वालों को अफसोस नहीं होता मिश्रा, सिर्फ तुम्हें होगा। डीएसपी मिश्रा को जब जेल में दाखिल किया गया, कैमरों की फ्लैश लाइट्स की गूंज में उसकी आंखों की रोशनी बुझ चुकी थी। मीडिया ने इसे बड़ी गिरफ्तारी करार दिया, लेकिन कोमल जानती थी यह सिर्फ शुरुआत है। उसी शाम को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया, बहुत चली बहादुरी, अब खेल उल्टा चलेगा। तुम्हारी बहन कॉलेज जाती है ना अकेली। फोन कट गया। का चेहरा कठोर हो गया। अब लड़ाई सिर्फ ड्यूटी की नहीं रही, यह निजी हो गई थी। कोमल की आंखों में अब सिर्फ कानून की चिंगारी नहीं थी, अब उसमें एक बहन की बेचैनी भी शामिल हो गई थी। फोन पर मिली धमकी ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया था। वह जानती थी जैसे जैसे वह सच्चाई के करीब पहुंचेगी, दुश्मन और ज्यादा खतरनाक होते जाएंगे। लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। कोमल की छोटी बहन अनुष्का अब भी पढ़ाई में जुटी थी। दीवार पर लगी आईपीएस दीदी की तस्वीर उसे हमेशा प्रेरणा देती थी। लेकिन आज दीवार के उस पार खामोशी कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। कोमल ने दरवाजा खोला और अंदर आई। अनुष्का ने मुस्कुराकर कहा, दीदी आप इस वक्त। कोमल ने उसकी किताबें बंद की और बोली, कल से कॉलेज नहीं जाना है, मैं तुम्हारे लिए नया अरेंजमेंट कर रही हूँ। पर दीदी यह कोई बहस नहीं है, अब सिर्फ मेरी बहन नहीं हो तुम, मेरे लिए जिम्मेदारी हो और दुश्मनों की आंखों
का निशाना भी कोमल की आवाज में वह डर नहीं था जो हारने वाले में होता है, उसमें वह सख्ती थी जो अपने अपनों को खोने का खतरा झेल चुके लोग जानते हैं। कोमल ने विजय को बुलाया। अनुष्का के लिए एक शिफ्टिंग प्लान तैयार करो, उसका नाम किसी फाइल में ना हो और कोई भी पुलिसकर्मी ना भेजा जाए। हम जिस सिस्टम से लड़ रहे हैं उसमें मुझसे ज्यादा गद्दार भीतर बैठे हैं। विजय ने सिर हिलाया और बोला, मैं समझ गया मैडम, किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। कोमल खुद कार ड्राइव कर रही थी अनुष्का को लेने के लिए, लेकिन जैसे ही गाड़ी मोड़ पर पहुंची एक बाइक सवार ने तेजी से कार के सामने ब्रेक मारा। कोमल फुर्ती से गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर उस बाइक सवार को पकड़ा। उसकी जेब में एक चिट्ठी थी। बहन तो बहाना है, निशाना तुम हो आईपीएस मैडम। कोमल ने उसे वहीं अरेस्ट कराया, लेकिन यह साफ हो गया था कि वह सिर्फ मोहरा था, असली खिलाड़ी अब भी पर्दे के पीछे था। अनुष्का को एक अज्ञात सुरक्षित ठिकाने पर भेजने के बाद कोमल खुद अपनी बालकनी में अकेली बैठी थी। उसने अपनी माँ की पुरानी डायरी निकाली जिसमें एक लाइन हमेशा उसके दिल को छूती थी, जो सच्चाई का रास्ता चुनता है उसकी परीक्षा सबसे कठिन होती है। अब कोमल तय कर चुकी थी, वो ना सिर्फ तस्करी के रैकेट को उजागर करेगी बल्कि उन ताकतवर साजिशकर्ताओं को भी बेनकाब करेगी जो कानून की आड़ में गुनाह करते हैं। कोमल की जिंदगी अब दो मोर्चों पर लड़ाई बन चुकी थी, एक अपराधियों के खिलाफ और दूसरा सिस्टम के अंदर बैठे गद्दारों के खिलाफ। वह जान चुकी थी कि जब तक अपने ही घर में छिपे सांपों को बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक तस्करी का यह नेटवर्क कभी नहीं टूटेगा। कोमल की नजरें स्क्रीन पर जमी थी। फार्म हाउस रेड के बाद जिन लोगों ने इंटरनल इंफॉर्मेशन लीक की, उन्हें ट्रैक किया जा रहा था। अचानक एक स्क्रीन पर कुछ दिखा। डीएसपी गोविंद मिश्रा की गिरफ्तारी से एक दिन पहले एक मेल भेजा गया था जिसमें रेड की जगह और टाइम बताया गया था। मेल आईडी विजय सेन, पुलिस सिक्योर मेल। कोमल का चेहरा सख्त हो गया। विजय वही था जो उसकी टीम का हिस्सा था और हमेशा वफादार दिखता था, लेकिन मेल देखकर शक की सुई उसी पर टिक गई। विजय, यह मेल आईडी तुम्हारी है? विजय चौंका। मैडम नहीं, यह तो किसी ने बनाया होगा, मेरा नाम यूज किया है। सबूत तुम पर है, लेकिन मैं फैसला जल्दी नहीं करूंगी। तुम्हें सस्पेंड नहीं कर रही, लेकिन अब हर कदम मेरी निगरानी में होगा। विजय कुछ कहना चाहता था, लेकिन कोमल की आंखों में विश्वास की जगह सन्नाटा था। कोमल अब अकेले ही एक ऐसे अफसर से मिलने गई जो कभी गोविंद मिश्रा का जूनियर रहा था। उसका नाम था रंजीत ठाकुर। आपको नहीं पता मैडम, मिश्रा अकेला नहीं था जो सबसे ऊपर बैठे हैं, वो तो अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। आप जिसके पीछे हैं वो असली खिलाड़ी नहीं। तो असली खिलाड़ी कौन है? कोमल ने पूछा। रंजीत ने इधर उधर देखा, फिर बोला, एसपी राजीव मल्होत्रा। कोमल जैसे बर्फ में जम गई। राजीव मल्होत्रा यानी उसका मेंटर जिसने उसे ट्रेनिंग के दौरान हर कदम पर गाइड किया था। कोमल अब अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो शख्स उसके आदर्शों में रहा वही इतनी गहरी साजिश का मास्टरमाइंड हो सकता है, लेकिन अफसोस की गुंजाइश नहीं थी अब उसके पास। सिर्फ दो रास्ते थे, या तो आंखें मूंद कर भरोसा करते रहे या फिर सच्चाई के लिए अपनों के खिलाफ भी खड़ी हो जाए। उसने अपने हाथ में रिवॉल्वर उठाए और डायरी में लिखा, अब युद्ध अपने लोगों से है, लेकिन न्याय के लिए यह भी जरूरी है। कोमल अब सीधे एसपी राजीव मल्होत्रा के खिलाफ कार्रवाई करने के मूड में थी। वह जानती थी कि अगर कोई शख्स सिस्टम के भीतर इस तरह की गहरी साजिश चला सकता है तो उससे निपटना आसान नहीं होगा, लेकिन उसे डर था कि उसके लिए जिन लोगों ने उसे मार्गदर्शन दिया था उन्हीं में से एक अब उसके दुश्मन बन चुके थे। कोमल की आंखों में अब एक नया जोश था। विजय, जिसे उसने अभी तक एक भरोसेमंद साथी समझा था, अब संदेह के घेरे में था। कोमल ने बिना वक्त गंवाए राजीव मल्होत्रा
की गतिविधियों की गहरी छानबीन शुरू कर दी। राजीव के ऑफिस के बाहर कोमल ने एक गुप्त कैमरा लगाया जो उसकी हर गतिविधि को रिकॉर्ड करता था। उसकी नजरें अब उस पर थी। क्या वह सच में इस पूरे रैकेट का हिस्सा था? राजीव मल्होत्रा की मीटिंग्स अब संदेहास्पद हो चुकी थी। कोमल ने गुप्त तरीके से उनके ऑफिस की हर मीटिंग को रिकॉर्ड किया। एक दिन जैसे ही कोमल ने एक मीटिंग की रिकॉर्डिंग प्ले की, उसके चेहरे पर एक खौफनाक हंसी उभरी। राजीव मल्होत्रा और गोविंद मिश्रा के बीच की बातचीत पूरी तरह से तस्करी के नेटवर्क को उजागर कर रही थी। कोमल ने विजय को बुलाया और कहा, मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन अब तुमने अपनी जगह साबित कर दी है। तुम न सिर्फ इस तस्करी रैकेट का हिस्सा थे, बल्कि राजीव मल्होत्रा का सहायक भी बने हुए थे। अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। विजय ने सिर झुका लिया। कोमल ने उसे पकड़ लिया और कहा, तुम्हें गिराने का काम अब मैं करूंगी, लेकिन पहले तुम्हें सबको बताना होगा कि तुमने किसके आदेश पर यह सब किया। कोमल ने राजीव मल्होत्रा के घर में एक गुप्त रेड करने का प्लान बनाया। यह रेड निर्णायक मोड़ साबित होने वाली थी, क्योंकि यह कदम एक बार में सारे रहस्यों को उजागर कर सकता था। कोमल ने अपनी टीम को तैयार किया और राजीव के घर की ओर रुख किया। रेड के बाद राजीव मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया। उसके घर से तस्करी के साक्ष्य मिले और पुलिस के रैंकों में उसके खिलाफ बड़े आरोप लगे। कोमल की आंखों में जीत की चमक थी, लेकिन उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी। राजीव मल्होत्रा के जेल जाते वक्त कोमल ने उसके चेहरे पर अफसोस और गुस्से का मिश्रण देखा। उसका दिल उस पर अब भी थोड़ा नर्म था, क्योंकि कभी वह उसके लिए मार्गदर्शक था। इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी रोमांचक कहानियां आने वाली हैं।